Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज का जो मेरा द हिंदू का न्यूज एनालिसिस होगा उसमें सबसे पहले जो है थंबनेल वाले आर्टिकल का जो है हम लोग न्यूज कवर करेंगे, जिसमें यूसीसी के रिगार्डिंग जो है ये न्यूज होगा। हम लोग देखेंगे कि यूसीसी क्या है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है क्या है, और ये इसमें जो कह रहा है न्यूज़ में जो आ रहा है अभी 2-3 दिनों से जो है आपको न्यूज़ में आ रहा है कि कोई जो है इसको सपोर्ट करता है, कोई जो है विरोध करता है। तो हम लोग जो है ना यूसीसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है आज का जो न्यूज़ है द हिंदू का उसके तरफ जो है बढ़ेंगे। द हिंदू का जो ये यूसीसी है ना, यूसीसी ये जो आपको द हिंदू में कई 3-4 दिनों मतलब कई दिनों से जो है आर्टिकल जो है छप रही है। इसके रिगार्डिंग जो मैंने एक थोड़ा सा नोट्स बनाया, उस नोट के माध्यम से देखेंगे क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो आपको डीपीएसपी में आता है। और यह डीपीएसपी जो है ना आपको क्या कहता है, डायरेक्ट कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी का जितने भी मद है, जितने भी आर्टिकल है, इसका जो है इसको लेकर के जैसे कि इस पर कोई फैसला हो या कुछ भी हो, तो इसको लेकर के हम इसके लिए विरोध में जो है कोर्ट नहीं जा सकते। ये है जैसे कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के लेकर के जो है हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि जो मेरा अधिकार है उसको लेकर के, लेकिन इसमें डीपीएसपी में नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ है। कहता है यूसीसी में जो है ना पर्सनल लॉ को ख़त्म करेगा, ऐसा बता रहा है। मतलब आर्टिकल में ऐसा कर जो विरोध करने वाले हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो बता रहा है कि यूसीसी में जो है पर्सनल लॉ को जो है क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। एक्चुअली ये भी है भी कि जैसे पर्सनल लॉ क्या है, जैसे कि हिंदू का लॉ है, मुस्लिम का लॉ है। हिंदू का मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम का अलग है, पार्सियन का अलग है। मतलब जितने भी इंडिया में धर्म के लोग हैं उसका सबका अलग अलग लॉ कानून है। ट्राइबल का अलग है। तो ये सब चीज़ जो है इसको ख़त्म करेगा। उसका आता है मेल फीमेल के जो है ना अवधारणा को ख़त्म करेगा। तो ये मेल फीमेल का अवधारणा क्या है, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में एक मेल भी काम कर रही है, उसी फिर का काम कर रहा है, और एक फीमेल भी जो काम कर रही है उसी पोस्ट पे काम कर रही है। तो मान लो दोनों जो एक ही पोस्ट पे काम कर रही है, तो मेल का जो सैलरी होता है वो अधिक होता है और फीमेल का होता है जो कम होता है। रिकॉर्ड इसका कारण ये होता है क्योंकि वो फीमेल होती है। तो ये सब चीज़ को जो है जेंडर इक्वालिटी को जो है ख़त्म कर देगा ये यूसीसी। ये चीज़ है। उसमें कहता है भारत में जो है सिर्फ गोवा ऐसा स्टेट है जिसमें सिविल कोड जो है लागू है, और वो भी कब से, जब से 1961 में जो पुर्तगाली लोग जो है वहाँ से चले गए, उसके बाद से जो है ये लागू है। उसके बाद कहता है पर्सनल लॉ लगभग सभी में है। अभी मैंने बताया जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईटीसी, मतलब जितने हैं उस सब में पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉ में क्या होता है, अलग अलग उसका कानून होता है, अलग अलग जो है आपका रिलीजन है, अलग अलग धर्म है, वो अलग अलग तरीके से जीता है। ये सब चीज़ है। यूसीसी लागू करने के बाद चुनौती क्या होगी, तो चुनौती में क्या है कि पर्सनल लॉ है, उसके बाद कस्टमरी प्रैक्टिसेस को जो है नुकसान होगा। एक कस्टम लॉ जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उसको नुकसान होगा। तो मैंने बताया कि पर्सनल लॉ कैसे नुकसान होगा, और ये है। तो उसका बाद है क्या कि अल्पसंख्यक इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ इसलिए है ना कि इसका कारण है कि क्या है, ये लोग समझते हैं कि जो मेजोरिटी है ना, मतलब जो बहुसंख्यक है उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा जो अभी मिल रहा है। अल्पसंख्यक को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसको लेकर के जो है ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा है कि आर्टिकल 25 को भी जो है ना हनन होगा। उसमें क्या है कि आर्टिकल 25 में जो है कि अलग अलग मतलब धर्म है, रिलीजन के लोग हैं, तो अलग अलग सब कुछ जो करते हैं, जैसे कि पूजा करना या उसका अलग संस्था बनाना या उसके लिए प्रचार वगैरह सब करना, तो इस सब का भी जो है ये हो जाएगा। यूसीसी का फ़ायदा क्या है, कहता है देश में एकता को बढ़ाएगा। मतलब जो देश में जितने भी हैं मतलब एक दूसरे के आपस में जोड़ेगा ये कानून, और ये जो है एकता को बढ़ावा देगा, और देश के प्रति जो है इसको जो है अलग भाव जो है व्यक्त करेगा, है ना। भेदभाव को ख़त्म करेगा, समानता को लाएगा, मतलब पूरा इक्वलिटी को लाएगा। और उसके बाद जो है कहता है
कि समझ में आसानी से आएगी। मतलब ये कानून लग जाने के बाद जैसे क्या है, इस समझ में आसानी से आएगी तो क्या है, मतलब कहना कि यूसीसी एक सिंगल कानून होगा जिसको समझना जो है आसान होगा, और ये जो है ना आसानी से लोग इसको समझ पाएंगे। लेकिन ये क्या है कि जैसे कि मुस्लिम लॉ बोर्ड का अलग है, उसके बाद हिंदू का अलग है, बुद्ध का अलग है, मतलब अलग अलग कानून है, अलग अलग चीज़ है, तो उसको अलग अलग पढ़ना पड़ता है, अलग अलग समझना पड़ता है, अलग अलग याद रखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, सिंगल है। उसके बाद कहता है कि इसका जो है ना आपको केस है, 2 केस है जिसके बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको यूसीसी को जो है सपोर्ट किया। जैसे कि शाह बानो बेगम वर्सेस द है एमडी अहमद खान है, तो उसमें कहा गया था कि ना ये केस जो है 1985 में था। तो इसमें जो है ना शाह बानो को जो है प्रायोरिटी दे करके जो है ना इसको कहा गया था कि नहीं जो है इसको उसमें मतलब उसको कंपनसेशन वगैरह दिया गया था, ये बात है। उसके बाद है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी जो है सरला मुदगल को आपको थी कि मतलब जो भी कंपनसेशन वगैरह था वो दिया गया था। तो इसलिए करके जो है ना यूसीसी में ये 2 जो केस हैं, इसमें जो है आपको यूसीसी के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट में जो है ना हम लोग आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल मेरा जो है ये है कि केरला गवर्नमेंट है ना वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि कुछ बिल को जो है ना गवर्नर रख के जो है आपको बैठ गया हुआ। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, और बिल को पास करने के लिए जो है गवर्नर के पास से जाना होता है। जिसने भी जैसे कि आपको विधानसभा जो होता है ना उसको पास करने के बाद जो है गवर्नर के पास जाता है, वो या बिल को पास करे या रिटर्न करे या फिर से आपको रिफॉर्म करने के लिए भेज दे या आपको प्रेसिडेंट के पास भेज दे। तो ये सारा काम होता है। तो इसने अभी क्या किया है कि आपको कहता है कि केरला गवर्नमेंट का जो बिल ले गया है तो वह ले करके जो है पूरी तरह से यह काफ़ी दिनों से बैठ गया हुआ है। ये मतलब ये आपको कहीं पे प्रोसेस में जाने नहीं दे रहा है। इसके लेकर के जो है ना केरला गवर्नमेंट क्या की सुप्रीम कोर्ट गया है। तो इसमें हम लोग जो है ना क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि गवर्नर क्या है, मतलब गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गवर्नर क्या जो जितने भी टेन्योर होता है वो कैसे जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्या क्या चीज़ है, वो सबको जो है हम लोग देखेंगे। तो हम लोग छोटा सा नोट्स के माध्यम से देखेंगे कि क्या गवर्नर क्या होता है। कि गवर्नर जो है ना आपको डुअल कैपेसिटी में काम करता है। तो डुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, जैसे कि आपको प्रेसिडेंट हुआ तो प्रेसिडेंट के अंदर काम करता है और प्रेसिडेंट को जो कहता है वो करता है। दूसरा बात है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं। तो जैसे कि स्टेट में जो है आपको सीएम है, उसके बाद जो है गवर्नर है, सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सब जो है आपको रहते हैं। तो वही जो है आपको जो गवर्नर होता है ना वो आपको प्रेसिडेंट के अंदर जो है काम करता है। ये अक्सर कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, मतलब ये आपको देखने को मिल जाता है कई बार कि ये जो है ना कहता है कि सेंट्रल का जो है दूत भेजा गया है ये गवर्नर के रूप में। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट है आर्टिकल है संविधान में भी जो है गवर्नर को जो है लिखा गया है और संविधान में भी जो उसको 10 जगह मिला है। जैसे कि आर्टिकल 153 में बोला गया है कि हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा तथा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का गवर्नर भी हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा, लेकिन वही गवर्नर जो किसी एक राज्य का गवर्नर होगा वह दूसरे तीसरे राज्य का भी गवर्नर हो सकता है, बशर्ते वो प्रेसिडेंट के अनुसार रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट अगर उसको चाहेंगे तो बना करके रख सकते हैं। ये चीज़ है। अपॉइंट कौन करता है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि अपॉइंट जो आपको प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पे जो है मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ जो इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अपॉइंट आपको प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद कहता है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ जो है योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में आपको कहता है कि मिनिमम जो है 35 ईयर का होना चाहिए, प्लस जो है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी में जो है यह काम नहीं कर रहा होगा। जैसे कि संसद का हो गया या विधानसभा का होगा, किसी में ये नहीं होगा। किसी पार्टी से ये जो है रिलेटेड नहीं होगा, तब जो है ये एलिजिबिलिटी होगा आपको अपॉइंट करने के लिए। दूसरा बात है इसका जो टेन्योर होगा वो 5 साल तक होगा।
उसमें है कि इसमें जो है ना ये प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब ये जो है जैसे प्रेसिडेंट जो है ना आपको उपराष्ट्रपति जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को या सीजेआई को, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर को या सेंट्रल मिनिस्टर सबको आपको शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार गवर्नर जो है आपको चीफ मिनिस्टर तथा उसके मिनिस्टर को जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं। ये सब चीज़ है आप। उसके बाद कहते हैं गवर्नर स्टेट में के जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को जो है एडवाइस पर जो है काम करते हैं। उसके बाद कहता है कि ये पॉइंट समझ लीजिए कि गवर्नर जो है ना कहता है कि स्टेट के जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होता है, उसके एडवाइस पर काम करते हैं। जैसे कि आपको संसद के एडवाइस पर जो है आपको राष्ट्रपति काम करते हैं, उसी प्रकार ये भी जो है काम करते हैं। यहाँ पर कहता है आर्टिकल जो है 157 में और 158 में जो है योग्यता को दर्शाया गया। तो योग्यता का मैंने बताया कि कैसे कैसे क्या है। उसके बाद कहता है आर्टिकल 161 में जो है किसी व्यक्ति को क्षमादान का पावर है। आर्टिकल 1 में कह रहा है कि एक गवर्नर है जो किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि वह जो है मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता है, कम कर सकता है लेकिन समाप्त नहीं कर सकता, ये चीज़ है। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह सब होगा तो उसको भी नहीं कर सकता है, ये है। उसके बाद कहता है गवर्नर सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर काम करता है, ठीक है। तथा एक्स्ट्रा पावर आर्टिकल 163 में दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा पावर भी जो है 163 में जो है गवर्नर को दिया गया है कुछ, जिसके बारे में बताया है कि अपने मन से जो है कुछ कार्य कर सकते हैं, वो है। आर्टिकल 164 में जो है क्या कहता है कि सीएम तथा मिनिस्टर को भी जो है अपॉइंट करता है, गवर्नर द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आपको जो है बताया जाए। उसके बाद कहता है कि आर्टिकल 200 में बोला गया है कि कोई बिल विधानसभा से पास होकर गवर्नर के पास जाता है तो उसे जो है या तो पास कर देगा या फिर सुधार के लिए भेजा जाएगा या राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। ये चीज़ जो है आपको आर्टिकल 200 में मतलब 200 में बोला जाता है। अगला है कि ये 5 साल तक जो है काम कर सकते हैं। बिल को रोक के रखने का कोई समय सीमा नहीं है, मतलब इसमें दिया गया है कि संविधान में जो दिया गया है कि गवर्नर जो है कब तक बिल को रोक कर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये सब का कोई सीमा नहीं दिया गया है। पर इसमें एक चीज़ बोला गया है कि जितना जल्द हो सके जो है ना फैसला लेना है। मतलब फैसला लेना क्या है, तो इसमें या तो बिल को पास कर दीजिए, नहीं तो गवर्नर आपको राष्ट्रपति के पास भेज दिए, नहीं तो सुधार के लिए भेज दीजिए, ये सब चीज़ जो है कहा गया है। उसके बाद इस आर्टिकल में इतना ही था। आज हम लोग जो है फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है बढ़ेंगे। ये आर्टिकल जो है इंडिया चाइना जो है पेंगोंग लेक है उसके आसपास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, उसके लेकर के है। तो ये हो क्यों रहा है कि ये आपको बता दें कि इससे पहले जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है कई बार जो है आपको विवाद हो चुका है, उसके लेकर के जैसे कि डोकलाम विवाद हुआ, उसके बाद जो है कि गलवान घाटी हुआ, तो मतलब कई विवाद जो है हो चुका है। इसके लेकर के जो है ना ये अपना अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उस बॉर्डर एरिया में जो है बढ़ा रहे हैं, है ना। ये जो है आपको पेंगोंग लेक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है नहीं है, उसके कारण तो हो रहा है। लेकिन ये पेंगोंग लेक जो है ना, ये इसका जो है लगभग 60% जो है आपको चाइना के पास है और 40% जो है इंडिया के पास है। मतलब 1/3 जो है आपको इंडिया के पास है और 2/3 जो है चाइना के पास है, ये चीज़ है। तो इसमें जो है ना हम लोग पेंगोंग लेक के बारे में जानेंगे। और इसमें आज का जो हिंदू का जो आया है ना, उसमें जो है बहुत कम आर्टिकल आया है, और जो भी आर्टिकल है अच्छे आए हैं। जितने भी न्यूज़ है वो मैंने बताया है, और ये जो शायद मेरा लास्ट न्यूज़ है इस आज के लेक्चर का। और इसमें जो है ना हम लोग देखेंगे एक नोट्स के माध्यम से कि क्या है, हम लोग पेंगोंग लेक है ना उसके पूरी तरह से इसको समझेंगे, और उसमें क्या है नहीं है, कितना लंबा चौड़ा क्या है, सबके बारे में जानेंगे। तो ये कहता है पेंगोंग लेक जो है ना आपको 135 किलोमीटर लंबा है, और यह जो है ना सी लेवल से लगभग 4350 मीटर जो है ऊंचा है, ये कहता है। और ये चारों तरफ से ज़मीन से कवर है ना, ये लैंडलॉक है। उसके बाद कहता है इस पर 3 में से
इसमें 3 में से 1 भाग इंडिया के पास तथा 2 भाग जो है चाइना में है। मतलब कहने का तो 1/3 जो है इंडिया में है और 2/3 जो है चाइना में है। और इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि इतना ऊंचा होने के बाद, मतलब ये जो है आपको खारे पानी का झील है, हम सब जानते हैं। दूसरी बात कहता है कि इतना ऊंचा होने के बाद भी इसमें जो है आपको पानी जम जाता है, मतलब बर्फ़ हो जाता है। और इसके आसपास जो है ना आपको एक भी जो है पेड़ पौधा या जानवर जो है आपको दिखने को नहीं मिलेगा। पेड़ पौधा जानवर जो है नहीं मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि खारा पानी है। इंडिया में ये कितना है? तो इंडिया में लगभग इंडिया में जो है आपको 45 किलोमीटर है। ये झील में खारा पानी पाया जाता है, इसके बावजूद जम जाती है, मतलब खारे पानी होने के बावजूद भी यह जम जाता है। ये झील में जो है ना एंड्रोइक बेसिन है। तो एंड्रोइक बेसिन क्या होता है? जैसे कि एंड्रोइक बेसिन का मतलब हो गया कि इस झील में पानी तो आता है, मतलब पानी कहीं से भी नीचे से आए या आपको बारिश का पानी आए, कहीं से आए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पानी आता तो है, लेकिन यहाँ से जो है आउटफ्लो नहीं होता है, मतलब यहाँ से जो है निकलता नहीं है। तो उसी को जो है एंड्रोइक बेसिन जो है कहा जाता है। ये है, कहता है पेंगोंग के लोग जो है ना कलर चेंजिंग की वजह से पॉपुलर है। यानी कि ये जो है पॉपुलर है, इसका कारण क्या है कि इसका जो है कलर होता है ना अलग, लाल, नीला, ये सब जो होता रहता है, इसकी वजह से यह जो है पॉपुलर है। आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि आज जितना भी न्यूज़ था मैंने बता दिया है। आशा है कि आप लोग को जो है ये न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।